हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश परवड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है। 9th क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी देखते हैं और इसी ज्योग्राफी के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे थे अपोहा तंत्र। तो हमने बात करी थी अपोहा तंत्र की कि बेसिकली अपोहा तंत्र होता क्या है। तो हम लोग इसमें नदी पैटर्न को समझने का प्रयास कर रहे थे कि नदी पैटर्न किस तरीके से काम करती है और भारत की जो आपका नदी पैटर्न है वो क्या है, किस रूप में आप कब मिली है, किस रूप में आगे बढ़ रही है, इसको जानने का, इसको समझने का हम लोगों ने आपका प्रयास किया है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस नदी पैटर्न को समझें, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसको बहुत अच्छे से जानने, देखने और इस सब चीजों का हमने प्रयास करने की कोशिश की। कल हम लद्दाख और सिंधु नदी तंत्र को देख चुके थे। गंगा में हमने देखे थे कि पापी गंगा कहाँ बनी थी, ठीक है। और डेल्टा रीजन जो था बेसिकली हम देख चुके थे। आज हमको ब्रह्मपुत्रा पर बात करनी है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप मुझे पीछे एक बार देखिए। आपको हिमालय नदी सिस्टम और प्रायद्वीपीय नदी सिस्टम के बीच कोई डिफरेंसेस, कोई आपको ऐसा डाउट, कोई क्वेरी है जो आपको समझ नहीं आती, आप मेरे से एक बार पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया आप लोगों ने, ठीक। तो इसकी स्थिति को हमने देखने का, जानने का प्रयास करने की कोशिश की है। किस तरीके से ये, किस तरीके से हमको दिखाई दे रही है और क्या हर संभवतः हम इसको देख सकते हैं और इस पर बात भी कर सकते हैं कि किस प्रकार की ये चीजें हैं और कैसे हम इसको देख पा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का, कोई क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? देख लिया? चलिए, तो सबसे पहले हमने जो बात करनी है, देखिए ये है सिंधु, ये निकल रही है सिंधु नदी, ठीक है। फिर ये निकल रही है झेलम, ये फिर चिनाब निकल रही है। रावी, सतलज, ब्यास ये यहाँ से आ रही, हिमाचल से आ रही है। ये आपका सतलज जो है, ये सतलज भी बाहर से आ रही है, ठीक है। ये यहाँ से ही ये वाला सतलज, और ये सारी जाकर पाकिस्तान में एक जगह है मिठान कोट। तो मिठान कोट में ये सारी नदी बह जाती, मिल जाती है। तो चिनाब, सॉरी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ब्यास ये है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो ब्यास है, इन्हीं को बोलते हैं पांच नद। क्या बोलते हैं? पंच नद। तो इन्हीं पंच नद से बना है आपका ये क्षेत्र, पंजाब का जो रीजन है, पांच नदी। और जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी की क्या है? सहायक है। सहायक को बोलते हैं आपका ट्रिब्यूटरी। क्या है? सहायक रिवर। तो बेसिकली है क्या, ये सारी नदियां आपकी सिंधु नदी की आपका सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, और आपस में कोलैबोरेशन होकर आपस में मिलती हुई, बढ़ती हुई आपकी चलती है, ठीक। और इनको हमको आपका देखना है। उसी के साथ गंगा को देखिए, गंगा नदी निकलती है, ये दो धाराओं के रूप में आ रही है। एक ये आई आपका अलकनंदा, ये आई भागीरथी। देव प्रयाग में मिलने के बाद, वहां संगम होने के बाद ये आगे बढ़ जाती है गंगा के रूप में। फिर आगे बढ़ने के साथ इसमें आती है आपकी ब्रह्मपुत्रा और ये मिल जाती है, और ये आपका पंजाकार डेल्टा बनाती है। जिस तरह से पक्षी का पंजा होता है ऐसे बनाती है। उधर ही आपका निकलती है बंदरपुर से, कौन निकलती है? आपकी यमुना नदी, ठीक। यमुना इसकी सहायक में सबसे बड़ी नदी है। और यमुना की भी कुछ सहायक नदी हैं, जैसे आपका चंबल, आपका बेतवा, ठीक। और ये इसकी सहायक है। और फिर इसके नीचे से मिलती है आपका राइट हैंड साइड से आपका सोन नदी नीचे से मिल जाती है। आप जैसे शारदा है, घग्गर है, गंडक है, कोसी है, ये लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदी और लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली नदियों का आप क्रम लगाइए। तो क्रम जब आपको क्लियर होगा तो आप लगा पाएंगे। देखिए, तो ये क्रम जो है आपके सामने है, आप इसको देखें, ठीक। तो थोड़ा सा ये क्रम आप इसको देख लेंगे तो थोड़ा चीजें हो जाएंगी। हो सकता है तो एक छोटा सा मैप बना लीजिए ऊपर का, और उसमें इसको फुलफिल करने की आप कोशिश कीजिए, तो चीजें बड़ी अच्छी और स्पष्ट हो जाए। यहाँ तक किसी को डाउट? आगे बढ़ जाए।
चलिए, प्रायद्वीपीय एरिया को आप देख चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिवर्स का वो कैसे है अरब सागर की में, और बे ऑफ बंगाल में जो आपके मिलियन नदियां हैं ये आप देख चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्पष्टता होगी इन चीजों को लेकर। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। जहाँ तिब्बत है वहीं मानसरोवर झील है उसी के निकट। तो तिब्बत से के मानसरोवर से तीन नदियां निकल रही हैं। पहले ही सिंधु, सतलज और आपका ब्रह्मपुत्र। तो ये इनका ओरिजिन कहाँ है? भारत से बाहर है इन तीनों का। पूर्व तथा सिंधु और सतलज का स्रोत भी कहाँ से है? काफी नजदीक से है। देखो मैंने अभी बताया कि तीन नदी ऐसी होगी जो आपका तिब्बत के पास पड़ोस से निकलती हैं, यानी कि जो आप कैलाश मानसरोवर रेंज है उसी के नियरेस्ट है। लंबाई सिंधु के कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत में बहता है। यह आपके हिमालय के समानांतर कहाँ है? पूर्व की ओर बहती है। ये आपका हिमालय है, तो ये जो मैं निकाला तो ऐसे ही इसके पूर्व में बैठकर यहाँ एक गोर्ज बनाती है और इस रूप में फिर ये इस तरीके से प्रवेश करती हुई आती है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। नामचा बरवा शिखर है, और आपको पता है कि नामचा बरवा जो शिखर है ये आपका हिमालय में है और ग्रेट हिमालय का ही पर्वत है। और ये देखिए कैसा है, यू आकार जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिवांग, लोहित, कुनून दूसरी सहायक नदियों में से इससे मिलकर ब्रह्मपुत्रा का आपका निर्माण होता है। ठीक, और इसको हम लोग आपका देख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो जमुना कहाँ कहते हैं? बांग्लादेश में। और ये बांग्लादेश में जब कहा जाता है, जब इस तरीके से आती है और इसमें आकर कौन मिल जाती है? गंगा। तो जब ये आगे बढ़ती है तो इसी को हम क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ठीक है, और तिब्बत में क्या कह दिया हमने? ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। तो तीन नाम से ये जानी जाती है। कौन? आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत के मानसरोवर से इसका उद्गम है। यू आकार की है, नामचा बरवा के ऊपर से घूमती हुई आती है, यू आकार का मोड़ लेती है। यू आकार मतलब ऐसे पहले आएगी, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, मान ली यू आकार का मोड़ का मतलब है ऐसे। नदी आई इस तरीके से और यूं घूमकर ऐसे प्रवेश करेगी, इसलिए यू आकार के रूप में हमको दिखाई देती है। ठीक है। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत कैसा है? शीत मतलब ठंडा, शुष्क मतलब ड्राई एरिया है। यहाँ की जो हवा है उसमें आपका नमी नहीं है, ड्राईनेस है। ड्राईनेस आपका शीत में भी हो सकती है और ग्रीष्म में भी, दोनों ऋतु में हो सकती है। यानी कि जहां पर मॉइस्चर नहीं होता, जिस जलवायु में आपका मॉइस्चर नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? ड्राई। यह नदी जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर गुफाफित नदी के रूप में बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी का द्वीप का निर्माण करती है। आप ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम जानते हैं? बताइए कि जब वो बहती है तो अपनी धाराओं के साथ ब्रह्मपुत्र असम में बहती हुई गुफित नदी के रूप में बहती है और वहां एक द्वीप का निर्माण करती है। द्वीप क्या होती है? कि समुद्र के अंदर या किसी नदी के अंदर जो आपका मिट्टी का भाग होता है उथला, उसको हम द्वीप कहते हैं। तो ऐसा ही दुनिया का सबसे बड़ा आपका नदी द्वीप है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। ध्यान रखिए, क्या है? मांजुली। मांजुली द्वीप कहां पर है? ये तो आपको पता होना चाहिए। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्रा
पुत्र या इस नदी पर स्थित है, मांजुली द्वीप। ठीक है, देखिए, देख लिया। तो आपको पता लग गया मांजुली द्वीप कहां पर है, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसका लोकेशन है, ठीक, और किस नदी पर है। तो इतना आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, ध्यान रहेगा। चलिए, कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है, यानी कि बाहर निकल जाती है। बाढ़ के द्वारा असम, बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत के अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट मतलब होता है बालू सी रेत होती है, बालू जैसी, का निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है। अब अपने साथ पहाड़ से कंकड़ पत्थर बालू सिल्ट लेके आती है, लंबा ट्रेवल करती है, तो आपके नदी अवसाद नदी का जो द्रोणी क्षेत्र है उसमें आपका जम जाती है और बाकी पानी ऊपर की तरफ बाहर आ जाता है। ठीक, यह बार बार मार्ग बढ़ जाती है, बार बार अपने मार्ग का परिवर्तन करती है। कैसे करती है, मार्ग आपका चेंज करती है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नमामि नर्मदे देव के नाम से योजना प्रारंभ की। चलो इसे बाद में पढ़ेंगे। तो ये सारा आपको दिखाई देगा, पूरा एक चार्ट जो है आपको फ्लो रूप में देखने के लिए मिलेगा। अब बात करेंगे नर्मदा नदी की। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी छोटी धाराएं होती हैं। नर्मदा एवं तापी दोनों ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं और प्रायद्वीपीय नदियों का ही अपाद्रोणी आपका अपेक्षाकृत छोटी होती है। तो इनकी आप अगर ये प्रायद्वीपीय नदियों की क्वालिटी बता रहे हैं कि ये महानदी होगी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, यानी कि जो कहां से निकलती, हिमालय से नहीं निकलती, लेकिन गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो वहां गिरने की वजह से ये सारी चीजें इसमें आपको देखने के लिए मिलती हैं और ये इसमें देखी जाती है। ठीक, अब देखिए, बात है नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी के निकट, सॉरी, मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट पहाड़ी से निकट से होता है और पश्चिम की ओर बहती हुई एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती हुई है और समुद्र की तरफ पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत आपका दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है, यानी कि कहीं पर जल आपको बनाती है, जलप्रपात बनाती है। जैसे जबलपुर में संगमरमर की सैलों का यह नदी में गहरे गोर्ज गड्ढे बनाती है और तीव्र ढाल से गिरती हुई यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात बनाती हैं। आप जबलपुर कभी जाए, देखने का मौका मिले तो लोग बहुत जाते हैं धुआंधार जलप्रपात को आपका देखने के लिए। तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर आपका बनता है। ठीक, नर्मदा की सहायक सभी नदियां बहुत छोटी हैं। इसमें से अधिकतर समकोण के मुख्य द्वार से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। ठीक, यहाँ आपको दिखाई देगी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल में सतपुड़ा की श्रृंखला में होता है। नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के राज्यों में है। अरब सागर, पश्चिमी घाट के बीच यह आपके तटीय मैदान में बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए वहां तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिमी की ओर बहने वाली मुख्य नदी साबरमती, माही, भारत की पुंजा तथा पेरियार हैं। इन राज्यों का नाम बताइए जहां से नदी बहती है। तो कुछ नदियों के आपके नाम बताने हैं
कि कहाँ कहाँ से ये बहती हुई आ रही हैं और क्या इनका द्रोणी क्षेत्र है, ये थोड़ा सा हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, और इस पर हम लोग बात भी करेंगे। ठीक, चलिए गोदावरी की बात करते हैं। गोदावरी गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप की नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलो किमी है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय नदी में आप अपोहा तंत्र सबसे बड़ा है। द्रोणी महाराष्ट्र की में इसमें 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे आपका पूर्णा, वर्धा, पणहिता, मजिरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें अंतिम 3 सहायक नदियां हैं। वे आकार और विस्तार के कारण इन्हें दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें? दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ठीक, तो ये प्रायद्वीपीय जो आपकी नदी है, तो उसमें हमने नर्मदा को देख लिया, अमरकंटक से निकल रही है, और गोदावरी को आप देखेंगे नासिक का जो आपका त्र्यंबकम है, तो वहां से आपकी गोदावरी नदी निकलती है। क्लियर है? तो बड़ी नदियां हैं, कुछ उनकी सहायक नदियां हैं, सहायक की कुछ और आपकी सहायक नदियां हैं। इस तरह से आपका वहां ट्रिब्यूटरी बहकर फाइनली या तो अरब सागर या बे ऑफ बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।